हेलो नमस्कार। मेरा आज का विचार शराबबंदी को लेकर होगा। इसके सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं पे जो प्रिवेलेंट बातें हैं मार्केट में, जो सकारात्मक बातें कही जाती हैं, क्या वो सचमुच सकारात्मक हैं, या जो नकारात्मक बातें की जाती हैं क्या वो सचमुच ही नकारात्मक हैं। हम उस सकारात्मकता क्या नकारात्मक और उस नकारात्मकता का सकारात्मक विश्लेषण करेंगे। दौरान मेरे बात विचार में थोड़ा सा हास्य विनोद का पुट होता है, तो दर्शक अपने विवेक के अनुसार उसका मीनिंग निर्धारित करेंगे। 2016 में नीतीश कुमार द्वारा लागू किया गया ये फैसला काफ़ी व्यापक बदलाव लेके आया सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिदृश्य में। इसका शायद ही कोई ऐसी जगह हो, कोई ऐसा घर हो जहाँ पे इसका जिक्र नहीं होता होगा। कहीं पे इसको बेहतर बताया जाता है, कहीं पे उसको खराब बताया जाता है। इसके दोनों पहलू हैं, या शायद दुनिया में लिए गए किसी भी निर्णय के सारे ही पहलुओं को सभी व्यक्ति सही कह दें, ऐसा कभी नहीं हुआ है। तो मैं भी विचार अपने व्यक्त करूंगा बाद में। जो प्रिवेलेंट नोशंस हैं ऑलरेडी कि क्या ये अच्छा है या बुरा है, इन दोनों के अलावा जो मेरे अपने विचार होंगे मैं भी व्यक्त करूंगा इस पर। तो पहली बात, इनके सकारात्मक पहलुओं की बात करते हैं। सबसे बड़ा सकारात्मक पहलू इसका ये हुआ है, घरेलू हिंसा में कमी। डेफिनेटली ये चीज़ प्रूव किया जा सकता है। क्राइम रिपोर्ट के बेसिस पे डेटा तैयार होता है और उस डेटा को एनालाइज करके हम इस नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि घरेलू हिंसा के क्राइम्स में कमी आई है या क्राइम के रिपोर्टिंग में कमी आई है। अगर इस सकारात्मक पहलू का एक नकारात्मक विश्लेषण करें तो ये भी संभव है कि दंड की वजह से, दंड के या आर्थिक नुकसान के प्रावधानों की वजह से वही महिलाएं जो त्रस्त होती हैं घरेलू हिंसा से, इसको रिपोर्ट करने में कतराएंगी। क्योंकि पुलिस वालों का हालांकि मैं पुलिस वालों के खिलाफ नहीं हूँ, बट उनका एक अपना इनकम का एक ज़रिया होता है कि कहीं से भी इस तरह के केस आए जिसका कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट, थाने में सेटलमेंट पॉसिबल हो, तो बड़ी ज़्यादा रुचि दिखाते हैं। तो अगर कोई महिला रिपोर्ट करती है तो अपने पति के नज़र में, परिवार के नज़र में हो सकता है उसकी छवि थोड़ी सी निगेटिव बने, जिससे महिला बचना चाहती है। और आफ्टर ऑल नुकसान से बचने के लिए महिला रिपोर्ट करेगी, और किसी मैटर का पुलिस थाने में रिपोर्ट हो जाना नुकसान की, आर्थिक नुकसान की गारंटी हो जाती है। जैसा मैं समझता हूँ, थोड़ा बहुत कुछ केसेस का जो अनुभव है मेरा, कि कोई भी मैटर अगर थाने में रिपोर्ट हुआ है आपके खिलाफ, तो उसमें आप ये सोचना ही बंद कर दें। अगर आउट ऑफ कोर्ट भी सेटलमेंट कुछ होता है थाने में बैठ के, तो वहाँ ये उम्मीद आप बिल्कुल ना करें कि बिना पैसे के आपका कोई काम होगा। और जो महिला आर्थिक तंगी से परेशान होके इस चीज़ को रिपोर्ट करेंगी, वही महिला, क्या आप उम्मीद कर सकते हो कि आर्थिक तंगी को, आर्थिक हानि को न्योता देंगी? तो मेरा ये भी मानना है कि बहुत सारी महिलाओं ने इसको रिपोर्ट करना बंद कर दिया है, इसको रिपोर्ट नहीं किया है। एक ये भी पहलू हो सकता है। दूसरी बात, परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार। अब मान लो शराब एक जो है महंगा पक्ष होता है, खर्च का एक खर्चीला इश्यू होता है। किसी घर में एक आधे शराबी होते हैं तो अच्छा खासा उसकी आमदनी का हिस्सा उस शराब में चला जाता है। घर में कलह, अभाव, हो हंगामे का माहौल होता है, वो एक अलग बात है। सुधार हो जाता है, आर्थिक स्थिति में सुधार हो जाता है। जैसे नीतीश कुमार ने अप्लाई किया कि शराबबंदी हो गई, अब से शराब की बिक्री नहीं होगी, तो ऐसा हो गया कि अब लोगों को शराब मिलना बंद हो गया या शराब लोगों ने पीना बंद कर दिया। कुछ इस तरह की बातें किताबों में सही लग सकती हैं। मैं कोई इसका रिपोर्ट भी नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि कहीं थाने में ये रिपोर्ट होता नहीं है या कहीं इसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता है कि कितनी बोतलें शराब की मंगाई गई, बाहर से बिक्री हुई
और मेरे संपर्क में तो लोग ऐसे भी हैं कि आपको जिस मोहल्ले के जिस गली में चाहिए आप बस बोलो, पैसे दो, वहाँ डिलीवर हो जाएगा। तो ये कहना कि शराबबंदी कर दिया और शराब बंद हो गई और आर्थिक बचत होने लगी उन परिवारों में, मेरे हिसाब से ये हास्यास्पद है। ये शेख चिल्ली के सपने जैसा है कुछ। लेकिन हाँ, ऐसा ज़रूर है कि कुछ लोग जो आराम से खरीदते थे उन लोगों को अब डर लगने लगा है। शराब पी के आपको लोग झूमते कूदते रोड पे दिखाई हंगामा करते नहीं हैं, शराबियों को डर लगना शुरू हो गया है। तो इस हिसाब से आपको जो निगेटिव उसके इम्पैक्ट दिखाई देते थे खुलेआम सड़क पे नंगा नाच या फिर इस तरह की बातें, लड़ाई झगड़े हो हंगामे शराब के नशे में, वो चीज़ें दिखनी कम हो गई हैं। तो इसको आप सकारात्मक तरीके से ले सकते हैं। लेकिन ऐसा कहना कि आर्थिक स्थिति में सुधार हो गया, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं मानता हूँ। जिस किसी परिवार में शराबी लोग रहे हैं उस परिवार के दुगने पैसे खर्च होने लगे हैं। आज जो शराब प्रिंटेड रेट में जो असम से या बंगाल से या पड़ोसी राज्यों से, झारखंड उत्तर प्रदेश से स्मगल किए जाते हैं, उनके प्रिंटेड रेट से डबल रेट में मिलता है। यानी आप कह लें कि 100 रुपये की शराब जो मिल सकती है दुकानों में, उसके लिए 200 रुपये दे के लोग पी रहे हैं। दीवानों की कमी नहीं है और उनकी दीवानगी में ज़रा सा भी फ़र्क नहीं आया है। आर्थिक तंगी हो तो अलग बात है, किसी दिन वो ना पी पाएँ, बट दीवानगी में कहीं कोई कमी नहीं है, उपलब्धता में कहीं कोई कमी नहीं है और आर्थिक बचत होने लगी है, सुधार होने लगा है। आर्थिक सुधार अगर होगा तो पीने वाले फिर से उस सुधरी हुई आर्थिक स्थिति का फ़ायदा ज़रूर उठाएंगे, वो दुगने रेट में भी पिएंगे शराब। सामाजिक ताने बाने को मजबूत करना, अब शराब लोगों का पीना कम हो गया तो सामाजिक एक्टिविटी में लोग थोड़ा सही तरीके से सोचने लगे, सुख दुख, सामाजिक ताने बाने में बदलाव आना, दिखना, ये संभव है कि असामाजिक व्यवहार जो आपको दिखाई देता था, बीच सड़क हो हंगामा, वो सब कम दिखने लगा है। तो आप कह सकते हैं ताना बाना मजबूत हुआ है। बेशक आप कह सकते हैं अपराध में कमी। अब अपराध, ये छिट्टे फुट्टे अपराध, गोली पिस्तौल फोड़ने वाले अपराध में डेफिनेटली कमी हुई है। शराब पी के हिम्मत बढ़ जाता है तो जो छोटे चाकूबाज या छोटे पॉकेट मार होते हैं वो भी कहीं गोली चला देते हैं शराब के नशे में। तो अब पॉकेट मारों ने पॉकेट मारी नहीं बंद की है, हालांकि जो हिम्मत वाले हैं तथाकथित बिल्कुल से, तो कई सारी घटनाएं हुई हैं सरेआम गोली चलाते हुए, जलवा दिखाना या इस तरह की बातें। शायद ही कोई दिन होगा जिसमें हत्या का केस किसी न किसी थाने में कहीं ना कहीं कोई दर्ज नहीं होता होगा। तो ये भी कहना एक बच्चों को फुसलाने जैसी बात हुई है कि अपराध में कमी आ गई है। हाँ, शराब के नशे में किए गए अपराधों में कमी हो सकता है आई हो शराब के नशे में, लेकिन अपराधी एक डिटरमिन्ड आदमी होता है। आप शराब से वंचित करके, और शराब से कौन, जो अपराध करने के लिए तैयार हो उसके लिए शराब की उपलब्धता ही भी बहुत आसान होती है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं कह रहा हूँ आप एक शरीफ आदमी हैं तो भी आपको शराब उपलब्ध हो जाता है, आपके घर पे उपलब्ध हो जाता है। और जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं उनके लिए कोई दिक्कत हो जाती होगी, ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। और अपराध में कमी, ऐसा कोई डेटा आप सर्च करें, इंटरनेट का ज़माना है, कि 2016 से पहले कितने अपराध दर्ज होते थे और आज उसमें कितने प्रतिशत की कमी आ गई है। हाँ, कुछ रोड एक्सीडेंट्स जो हुआ करते थे शराब के नशे में, उनमें कमी आई है, क्योंकि रोड पे घर के बाहर चलते हुए शराबियों को डर ज़रूर रहता है कि कहीं कोई रोक ना ले, उनका मुंह सूंघ के अपनी आमदनी ना पक्की कर ले कोई थाना पुलिस वाला, तो उनका आर्थिक नुकसान करके अपना आर्थिक फ़ायदा ना कर ले। और बहुत गरीब हुआ तो फिर उसके लिए फिर वो केस वगैरह भी रजिस्टर होता है। अगर आप पैसे देने में सक्षम नहीं हैं तो फिर जेल जाने के लिए तैयार हों, क्योंकि उनकी भी ड्यूटी होती है कुछ एंट्री करने की। तो किन की एंट्री करेंगे, कुछ ना कुछ एंट्री तो करेंगे। तो बेशक आपकी जेब में अगर पैसे ना हो तत्काल,
पुलिस को दे के छूटने की, तो शराब पी के घूमने का नहीं सोचें। यानी कंजूस लोगों को शराब बिल्कुल पीने में दिक्कत हो गई है। उसके बाद महिलाओं के समर्थन में लिया गया निर्णय है, ठीक है, महिलाओं को ये राहत पहुंची है कि शराब के नशे में किए जाने वाला जो अपराध है उस पर नियंत्रण हुआ है। और दूसरी बात है कि महिलाओं के पैसे बचने लगे घर में। मैं शायद कॉन्ट्राडिक्टरी बात कर रहा हूँ, महिलाओं को थोड़ा फ़ायदा हुआ है। अगर आप महिलाओं से बात करें, चूँकि वो इसके बेनिफिशियरी नहीं हैं, शराबबंदी हो या शराब खुली हो जाए, तो महिलाओं को, जो बिहार के महिलाओं का तबका है, दिल्ली बड़े शहरों का छोड़ दें तो बिहार में महिलाओं को सिगरेट, शराब, तंबाकू इन सबों से कोई ज़्यादा बेनिफिट होता हुआ नहीं देखा जाता है। तो शायद ही कोई महिला इसके समर्थन में आए। हाँ, विरोध में उनके खिलाफ शायद ही कोई महिला होंगी जिनको किसी शराबी को झूमता हुआ देख के डर नहीं लगा होगा कभी ना कभी, या तो शायद ही कोई महिला इसके समर्थन में आए कि शराबबंदी को बंद कर दिया जाए। तो डेफिनेटली महिलाओं के समर्थन में ये निर्णय हुआ है। महिलाओं को इसका प्रत्यक्ष कुछ लाभ मिला है, बट ओवरऑल मैं नहीं मानता, अप्रत्यक्ष रूप से बहुत सारे नुकसान भी हैं। अब कुछ नकारात्मक पहलू की बात करें। नकारात्मक पहलू की बात करें कि शराब से 2016 तक का जो डेटा अवेलेबल है उसमें 4 से 5 हज़ार करोड़ तक का राजस्व कलेक्ट होता था। जो रेवेन्यू कलेक्शन हमारे एक्सचेकर में होता था बिहार गवर्नमेंट के, वो कहीं 4 से 5 हज़ार करोड़ रुपए सालाना के होता था। तो ये 4 से 5 हज़ार रुपये सालाना उनका राजस्व की क्षति होने लगी राज्य की। लेकिन ऐसा नहीं है कि राजस्व के बिना राज्य चलेगा कैसा। तो शराब से होने वाली इनकम को डिवाइड कर दिया गया शराबियों और गैर शराबियों के बीच बराबर। आप जो तेल खरीदते हैं, पेट्रोल, डीजल, पेट्रोल पंप पे, या अदरवाइज़ लगने वाले टैक्सेस, या ड्राइविंग लाइसेंस की फ़ीस, या बहुत तरह के जुर्माने, अभी सरकार की कमी हो जाए थोड़े पैसों की तो वो ड्राइव चला देंगे कि हेलमेट चेक करो और किसी बाइक को रोक लो तो कोई ना कोई डॉक्यूमेंट निकल आएगा 1000-2000 का चालान कट के। तो रोज़ाना एक आदमी, एक शरीफ सा आदमी जो पेट्रोल भराता है, 5-10 रुपये वैट के फॉर्म में एक्स्ट्रा दे रहा है। तो राजस्व का मैनेज हो जा रहा है, रेवेन्यू की कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रही है। हाँ, ये है कि जो रेवेन्यू कलेक्ट होता था शराब की बिक्री से, वो रेवेन्यू चला जा रहा है दूसरे स्टेट्स में, क्योंकि शराब का आना बंद नहीं हुआ है। ये बात आप अगर थोड़े भी अवेयर हैं तो आप ये समझ सकते हैं कि शराब की जितनी बिक्री होती है बेशक उतनी ना होती हो, बट ऐसा नहीं है कि वो आधे से कम हो गया या 1/4 हो गया। नहीं, 1/4 हो सकता है, बेशक कम हुआ हो। तो 4-5 हज़ार करोड़ में से आप 3-4 हज़ार करोड़ तो ज़रूर किसी दूसरे स्टेट को पास ऑन हो जा रहा है, जो हमारे स्टेट में रह सकता था। उसके बाद स्मगलर्स थोड़े ताकतवर बन रहे हैं। ये उस राजस्व हानि के बदले में है कि लोकल स्मगलर्स, छोटे मोटे छुटभइये, जो आप कह सकते हैं क्रिमिनल या तथाकथित बेरोजगार बेचारे नवयुवक, स्मगलिंग करते हैं, पड़ोस के राज्यों से लाते हैं, यहाँ पे उसको मुनाफे पे बेचते हैं। और बड़ी बड़ी मछलियाँ भी हैं, तो बड़े स्केल पे उनको ताकत मिल रही है, रोजगार सृजन हो रहा है तथाकथित रूप से आप कह सकते हैं। तो राजस्व की हानि सरकार को नहीं हो रही है। पैरेलली हमारे पुलिस वाले भाइयों का इनकम बढ़ रहा है। कुछ नेताजी लोगों को भी उनका कट कमीशन ज़रूर जाता होगा, तभी उनका पदस्थापना किसी ऑफिसर, थाना प्रभारी का सही जगह में होता है। ये सब तो सिस्टम चलता ही रहता है। उसके बाद आप कहें कि रोज़गार सृजन, नवयुवकों को पैसे कमाने का मौका, और बड़े बड़े लोगों, बस मेरा कंसर्न एक है कि वो जो पूंजीपति हैं जो अपने पैसे को लगा रहे हैं और बड़े स्केल पे पैसे बना रहे हैं स्मगलिंग करके, ये एक ख़तरनाक ट्रेंड है। क्योंकि मेरे हिसाब से अगर शक्ति का संचय गलत लोगों के हाथों में होता है, और आर्थिक शक्ति सबसे बड़ी शक्ति होती है, तो उनको गलत हाथों में संचय नहीं होना चाहिए। इसका भी एक खतरा बना रहता है लगातार।
और उसके बाद बात करें अन्य करों में वृद्धि, बिल्कुल अगर आप का जो अभी के रेट से अगर देखें तो 6-7 हज़ार करोड़ आप जोड़ लें कि इन दौरान जो महंगाई बढ़ी है, शराब के बढ़े दामों के अकॉर्डिंग अगर आप प्रोजेक्ट करें उसको, तो वो करीब 6-7 हज़ार करोड़ रुपए का बनता है। तो उसका जो भरपाई उसकी होगी, उसका कंपनसेशन जो होता है वो, जैसा मैंने कहा कि अलग अलग जगहों पे आपके द्वारा दिए गए टैक्स, जैसे आप भूमि रजिस्टर कराते हैं उस रजिस्ट्री में काफ़ी टैक्स लगा है, या जो हर रोज़ आप छोटे मोटे पेट्रोल डीजल भरवाते हैं उसमें। लेकिन इसके बरक्स अवैध शराब व्यापार में वृद्धि होने से थोड़े से रोजगार का भी सृजन हुआ है। हालांकि अगर सही दुकानें खुली होती तो उसमें भी ज़रूर कुछ ना कुछ रोजगार का सृजन होता और वो शायद अकाउंटेबल होता। उसमें क्रिमिनल हाथों की ताकत नहीं बढ़ रही होती। एनीवे, बढ़ते हैं आगे। नकली शराब के खतरे, आदमी दोगुने दाम देने के लिए तैयार है बिल्कुल, फिर भी गारंटी नहीं है कि उसको असली शराब मिल भी रही है या नहीं। और अंत में अगर उसका लक खराब हुआ तो कभी अंधे हो जाना और मर जाना, इस तरह की जहरीली शराब से मौतों का रिपोर्ट भी आप देखते हैं गाहे बगाहे आता ही रहता है। और फिर उनके परिजनों के ऊपर जो बीतती है शराब से मरने वालों को, मुख्यमंत्री साहब कहते हैं कि कोई फाइट करते हुए मरे हैं देशभक्ति में कि उनको हम कंपनसेशन देंगे। उनको कोई भी जो लाभ होता है वो नहीं दिया जाता है, कोई भी राहत नहीं दी जाती है उनके परिवार वालों को। अब निष्कर्ष, मुझे नहीं लगता कि मैं इतना क्वालिफाइड और इतना कैपेबल हूँ कि कोई एक निष्कर्ष पे पहुँच पाऊँ। हाँ, मैंने दोनों तरह की बातें सुनी और अपने विचार को व्यक्त किया, इसमें मिक्स करके आपके सामने प्रेजेंट किया। एक पॉलिटिकल पार्टी आई है नई, हमारे प्रशांत किशोर साहब की, तो उन्होंने कहा है कि हम सबसे पहला निर्णय शराब बंदी के खिलाफ लेंगे। अब देखते हैं, वैसे मैं उनको समझता रहता हूं कि किताबी बातें करने वाले आदमी हैं, एक सीधे कट टू कट बात करने वाले हैं। और राजनीति के बारे में जो मेरी धारणा है कि कट टू कट बात करने वाले राजनीति में सक्सेस नहीं हो सकते। वैसे मैं चाहूँगा कि इस तरह लोग साफ गोई से बात करने वाले सामने आएँ और शराबबंदी के पक्ष में बात करने वाले भी लोग आए सामने और मुखर होके बोलें, गोलमोल करके बात ना बोलें, क्योंकि राजनीति की सबसे पहली डिमांड होती है कि आपको गोलमोल बातें करनी आनी चाहिए। तो मुझे लगता है जन सुराज के माध्यम से सबसे पहला सुंदर राज वो शराबबंदी को करके लाते हैं और इसको महिलाओं का या पुरुषों का किस तरह का समर्थन मिलता है। आशा है आप इस पे अपने विचार व्यक्त करेंगे और हम आगे भी इस तरह के टॉपिक्स पे डिस्कशन करते रहेंगे। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।